हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रोग्राम जो यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के विक्टिम्स ने की है महमूद प्राचा की सपोर्ट में, ये बताते हुए कि सरकारी एजेंसियां, पुलिस उन पर दबाव डालती हैं कि महमूद प्राचा को अपने मुकदमों से हटा लें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत ही अहम है, देखिए। तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने ये हिम्मत उठाई है कि सच्चाई जो है सामने आए कि आज देश में एक पार्टिकुलर पार्टी के उसमें और मैम क्या हो रहा है। और ये जो मेन जो बुलाई गई आज की मीटिंग वो इस कंटेक्स्ट में बुलाई। कल हमारे जो एक सीनियर एडवोकेट है जिनकी करीब 33 साल की प्रैक्टिस है, एडवोकेट महमूद प्राचा साहब, उनको केवल इसीलिए परेशान किया जा रहा है कि भाई वो जो है एक गरीब तबके के SC ST के, मुस्लिम समाज के, और जो भी गरीब तबका है उसमें कास्ट और रिलीजन का कोई चक्कर नहीं है। उनके लिए वो फेवर करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में वो केस लड़ते हैं गरीबों के। तो कल उनके ऊपर जो है पहले भी उनके ऊपर दबाव आता रहा है। इवन मेरे केस में भी, मैं पर्सनल आपको बता दूं कि मेरे केस में भी महमूद प्राचा साहब को ये धमकियां दी गई थी कि आप जो है एडवोकेट बादलिया का केस मत लड़ो। मैं एडवोकेट बादलिया हूँ, दिल्ली हाई कोर्ट में और सबॉर्डिनेट कोर्ट में सर्विस करता हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरे केस में भी महमूद प्राचा साहब के ऊपर जो सीनियर IPS अफसर्स ने दबाव डाला, लेकिन प्राचा साहब ने कहा कि मैं एडवोकेट हूँ और मैं न्याय की लड़ाई लड़ूंगा और जिसके साथ में भी जो कुछ गलत हो रहा है मैं उसको न्याय दिलाने की कोशिश करूंगा। तो ये नहीं है कि केवल मुस्लिम समाज के लिए प्राचा साहब करते हैं। मैं जो है रिजर्व कैटेगरी से कंडक्ट करता हूँ और मेरे केस को मैंने पहले जो है एक अपने सीनियर एडवोकेट थे दिल्ली हाई कोर्ट के, उनको एंगेज किया था क्योंकि मैं पहले महमूद प्राचा साहब से वाकिफ नहीं था। उन वकील साहब ने, जो कि जिस दिन मेरी हाई कोर्ट में हियरिंग हो रही थी, वो अपने चैम्बर में बैठे थे क्योंकि उनके ऊपर पुलिस का और जो एक पार्टिकुलर कमेटी थी उनका दबाव था। मेरे को बाद में ये भी पता चला था कि भाई उनके ऊपर दबाव था, इसलिए वो चैम्बर में बैठे हैं लेकिन कोर्ट में मेरी हियरिंग में नहीं आए थे। उसके बाद में महमूद प्राचा साहब से कांटेक्ट में आया और मुझे कल शाम को जो मेरे दोस्तों ने बताया, क्योंकि प्राचा साहब हरियाणा में चरखी दादरी के केस में भी जाते हैं, वहाँ हम सारे डील करते हैं, SC के कम्युनिटी केस है। तो कल मेरे पास वहाँ से फ़ोन आया था, मैं आउट ऑफ दिल्ली था, मुझे जब पता चला था कि भाई ऐसा हो रहा है, मैंने ट्राई किया कांटेक्ट करने की, लेकिन कल कुछ भी नहीं हो पाया क्योंकि उनके फ़ोन वगैरह सारे के सारे पुलिस ने सीज कर रखे थे। उनके जो ऑफिस के स्टाफ वाले थे उनको भी बाहर भेज रखा था, तो मैं बाहर से फिर भी थोड़ा बहुत अपडेट ले रहा था। मेन जो इसका मुद्दा ये है कि भाई महमूद प्राचा साहब गरीबों का केस, पार्टिकुलर कम्युनिटी का केस क्यों लड़ते हैं। इसी चक्कर में जो अपने ईस्ट दिल्ली में जो दंगे हुए हैं उसमें भी कल का जो केस था, मैं आपको बता दूं, कल के केस में ये था कि भाई एक झूठी शिकायत थी साहब के खिलाफ कि ये जो डॉक्यूमेंट हमसे फोर्ज करवाए गए हैं। उसी तरह के केस में जो मेरे सहयोगी अभी बैठे हैं ये सारे ईस्ट दिल्ली से रिलेटेड हैं और इनसे के ऊपर भी ये दबाव बना जा रहा है कि भाई आप भी महमूद प्राचा साहब के खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट दे दो। भाई प्राचा साहब सारे झूठे काम कराते हैं, मतलब इन एनी के वो ये इनकी इंटेंशन ये है कि भाई जो महमूद प्राचा साहब के खिलाफ जो एग्रीव्ड पार्टी है, जो दुखी है बेचारा, उनके ऊपर दबाव डाल के और ये कहते हैं कि भाई या तो आप महमूद प्राचा के खिलाफ लिखो, अदरवाइज तो हम आपको यहाँ से मिटा देंगे, आपको इस दुनिया में नहीं छोड़ेंगे। इसी उसमें कड़ी में मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ। मेरा केस जो है एक पार्टिकुलर SHO था, 2017 में शुरुआत हुई थी। मेरे घर में कैमरा लगा हुआ, उसके बाद भी मेरे को और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी, थ्रेट दी गई, 100 नंबर पे कॉल की गई। SHO के पास गई, SHO ने को मैंने पहले बता दिया कि भाई दूसरा जो पार्टी है वो SHO है। SHO साहब ने उस टाइम तो मुझे बता दिया, बोला वकील साहब आप टेंशन मत करो, अगर आपके वीडियो में आ रहा है CCTV कैमरा में तो हम कार्रवाई करेंगे। रात को ही मेरे केस में CCTV कैमरा मेरा चेक कर लिया गया और जो आया था IO कंसर्न ASI नरेश कुमार आया था, उन्होंने SHO साहब को बता भी दिया था कि भाई इसी सत्र की बात है। लेकिन क्योंकि दूसरी पार्टी SHO थी, वो SHO साहब जिसके खिलाफ मेरी कंप्लेंट थी, वो SHO साहब खुद पुलिस की जीप में ऑफिशियल ड्यूटी में होते हुए भी उस SHO साहब के ऊपर दबाव बनाने के लिए पहुंच गया था। कुछ नहीं हुआ। उसके बाद एक जो कम्युनिटी थी उनकी 360 गांव की पंचायत मेरे घर के सामने की थी, जिसकी वीडियो मेरे कैमरे में ऑलरेडी मेरे पास में मैंने IO को दे रखी थी। उसके बावजूद भी कंप्लेंट के बाद में, जबकि स्टेट में आ रहा था कि अट्रोसिटी हुई है, कंप्लेंट दर्ज नहीं की थी। मैंने 156(3) CRPC में दरखास्त लगाई, उसमें ऑर्डर हुआ
ऑर्डर के बाद जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया और वहाँ हाईकोर्ट में जो एक्यूज ने अपील फाइल की थी, उस अपील में मुझे बिना सुने ऑनरेबल हाईकोर्ट ने जो है स्टे दे दिया, जबकि एक्ट ये कहता है कि SC/ST एक्ट की कोई भी प्रोसीडिंग बिना विक्टिम को सुने नहीं की जाएगी। मैं अपीयर हुआ, अपीयर होने के बाद में वहाँ ऑर्डर जो है अल्टीमेटली 20 मार्च 2018 को वो स्टे वैकेट हो गया था, लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने उनको जो है एक किस्म से बेल ग्रांट कर दी थी कि उसमें ये कह दिया था कि क्योंकि पुलिस ने इनके खिलाफ कह रखा है इसलिए इनको जो अरेस्ट नहीं किया जाएगा, जबकि SC/ST एक्ट में नॉन बेलेबल ऑफेंस है और अरेस्ट होना चाहिए, लेकिन क्योंकि उनको प्रोटेक्शन मिल गया था। इसी कंटेक्स्ट में क्योंकि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई थी, मेरे घर के सामने एक कांस्टेबल रहता है, ये इंटरेस्टिंग है, उस कांस्टेबल ने पिछले साल मैं गाड़ी पैक करा था, तो गाड़ी उसकी स्कूटी में, पहले जो मेरा PS होता है हेड कांस्टेबल जो दिल्ली पुलिस का ही था, उस हेड कांस्टेबल ने उनको बोला, उसको जो लेडी कांस्टेबल थी कि आप थोड़ा स्कूटी अलग कर लो, वकील साहब गाड़ी निकली, मेरी जो गली है वो 15 फुट की है, उसने गाड़ी नहीं हटाई, गाड़ी जो उसके लेफ्ट साइड में मेरे मिरर में टच हो जाती है, तो मैं उसको यही बुलाया था, मैं कहा आपको हटा लेनी चाहिए थी। उसके बाद उसका हस्बैंड जो कि फर्स्ट फ्लोर के ऊपर था, उसने क्या कहा, गालियां दी, बोला साले नहीं हटाता, मैं PM का कमांडो हूँ। सीधा फनी थिंग्स, मैं PM का कमांडो में नहीं हटाता। जो मेरा PS होता है हेड कांस्टेबल, जिसकी करीब 28 साल की सर्विस थी दिल्ली पुलिस में, उसने कहा अगर भाई वकील साहब हैं, क्वालिफाइड हैं, MBA कर रखी है, लॉ भी कर रखी है, प्रैक्टिस भी करते हैं, तेरे बाप से बड़ी उम्र का है, बोला मैं इस साले से नहीं डरता, इससे दुनिया डरती है। उस केस में भी SHO साहब मेरे घर आ जाते हैं, SHO साहब मेरे को ये कह के जाते हैं कि भाई मैं वकील साहब इसमें FIR दर्ज करूँगा, लेकिन उस FIR मेरी जो कंप्लेंट आ गई थी उसमें FIR दर्ज नहीं गई और प्रेशर आया जो सरकारी वकील लेते हैं एडिशनल PP, एक भाई आप इसमें ओपिनियन दे दो, अगर भाई केस नहीं बनता, जबकि मौके का गवाह हेड कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल कह रहा है अगर भाई यस गालियां दी गई हैं, और उसने ये भी कहा हेड कांस्टेबल कि बादल साहब ने किसी लेडीज को, जेंट्स को कोई बदतमीजी नहीं की है। इस बीच क्या होता है, पुलिस का जो दबाव था, उस लड़की से जो कांस्टेबल थी, मेरे खिलाफ एक दरखास्त लिखवाई जाती है कंसर्न थाने में, उसी SHO साहब ने अगर भाई आप बादल साहब के खिलाफ छेड़छाड़ का लगा दो और हम इसको जो बंद कर देंगे। क्या था वो, क्योंकि मेरे केस में उससे पहले 2 ज्वाइंट CPs के खिलाफ महमूद प्राचा के साहब के एफर्ट से शो काज नोटिस हो चुके हैं और हमारा ये कोशिश है कि उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए। अब क्या होता है उसमें कि जो कंप्लेंट थी, क्योंकि जो मेरा PSO वो ये कह रहे हैं बादल साहब ने कोई छेड़छाड़ नहीं की, किसी के साथ में बदतमीजी नहीं की है, तो उसमें FIR दर्ज नहीं हुई। SHO साहब आ जाते हैं, बोला हम दर्ज करेंगे, लेकिन वो भी उनको जो टलाते रहे, और 13 दिन के बाद जब PP ने लीगल ओपिनियन दे दिया कि हाँ केस बनता है, केस बनने के बाद में भी उनको अरेस्ट करना चाहिए था, अरेस्ट नहीं किया। बेल एप्लीकेशन लगी है, बेल एप्लीकेशन में ACP साहब ये कहते हैं भाई सीरियस ऑफेंस है, इनको बेल नहीं दी जानी चाहिए, वहाँ वो बेल अपोज कर रहे हैं। सेशन कोर्ट में बेल उनकी डिसमिस हो जाती है, हाई कोर्ट में बेल जो लगती है तो वहाँ भी वो डिसमिस एज विड्रॉन हो जाती है, वहाँ भी ACP साहब उनको जो है अपोज करते हैं कि भाई सीरियस नेचर है। अब उसके बाद क्या होता है, बेल डिसमिस हो गई तो IO साहब को, ACP साहब को अरेस्ट करना चाहिए था, लेकिन क्योंकि वो दिल्ली पुलिस के थे, ACP साहब दिल्ली पुलिस के हैं, उनको अरेस्ट नहीं किया गया। उस केस में महमूद प्रसाद साहब के एडवाइस से मैंने दरखास्त लगाई और ACP विजेंद्र सिंह जो डाबरी थाने का था, उनके खिलाफ FIR के ऑर्डर ऑनरेबल कोर्ट ने कर दिए थे, वो उन्होंने चैलेंज करा कि अभी हाई कोर्ट में पेंडिंग से। इस बीच क्या हुआ कि ये जो एक्यूज है वो मेरी ससुराल में भी चले जाते हैं, मेरे ससुराल को धमकाने के लिए, जो कि हरियाणा में, बोला या तो आप अपने उनको दामाद को बोलो केस विड्रा कर लेगा तो आज तो हम जो है जान से मार देंगे। नहीं हुआ। मेरा जो अपील हाई कोर्ट में फाइल की थी उसमें मैं बता चुका हूँ पहले से कि भाई हाई कोर्ट्स में एक सीनियर एडवोकेट थे, सीनियर डेजिग्नेटेड एडवोकेट, जो कि मेरे केस में नहीं आए थे। उसके बाद महमूद प्राचा साहब ने टेकअप किया मैटर और मेरा केस वो देख रहे हैं। महमूद प्राचा साहब के ऊपर जो है काफ़ी दबाव था इस अफसर का कि आप जो है SC/ST का केस मत देखो और ये जो है ये दिल्ली के जो दंगे हैं इनका केस आप छोड़ दो। महमूद प्राचा साहब ने ये कहा कि भाई मैं एडवोकेट हूँ और एक हमारा जो धर्म है वो ये कहता है कि भाई अन्याय के खिलाफ हमें लड़ना है। उसके बाद उनके ऑफिस में थ्रेट्स करने के लिए गए लोग बाग, और मैंने जो है अभी दरखास्त लगा रखी है महमूद प्रजा के प्रोटेक्शन के लिए, वो अभी पेंडिंग है, अभी जनवरी के फर्स्ट वीक में सुनवाई है।
तो ये जो है मेरे साथ हो रहा है। मैं एडवोकेट हूँ, 59 मेरी एज रनिंग है, मेरा अच्छा एक्सपीरियंस भी है। तो आम आदमी के साथ में दबाने के लिए क्या होगा? लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये मुस्लिम कम्युनिटी के हैं, मुस्लिम कम्युनिटी का ही जो करते हैं ये धर्म का फैलाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से नहीं हूँ, हालांकि मैं धर्म को नहीं मानता, सबके सेंटिमेंट्स अपने होते हैं। लेकिन मेरे केस में भी, और मेरे भाई बैठे हैं एडवोकेट राजाराम बैठे हैं, ये भी एडवोकेट हैं, इनका भी केस महमूद फैज़ साहब लड़ रहे हैं। ये अपने विस्तार से आप बताएंगे आपको। तो अभी मैं ज़्यादा समय ना लेता हूँ। और जो मेरे एक वसीम भाई हैं, अभी ये सारे के सारे जो विक्टिम हैं जिनका महमूद प्राचा साहब केस लड़ रहे हैं, उनके ऊपर जो दबाव बना हुआ है वो दबाव ये है कि आप महमूद प्राचा साहब के खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट दे दो कि महमूद प्राचा साहब ने हमसे झूठी कंप्लेंट दिलाई है, ताकि जो कल का जो सीन हुआ है, कल जो रेड कही है वो भी एक झूठी कंप्लेंट है, वो मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। तो अभी एक अपने वसीम भाई हैं, इनके ऊपर भी यही था कि इनका जो है, इनकी पूरी जो है, इनको जबरदस्ती ये बोला कि आप जो जनगण मन का गाना गाइए। और इनको आप लोगों ने सभी ने वीडियो भी देखी होंगी, वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी वो। तो ये दूसरे मेरे भाई हैं फिरोज अख्तर जी, तीसरे खुर्शीद जी है, मैं नाम बताता रहूँगा और वो अपने आप बताएंगे। इनके हाथ भी कटे हुए, हाथ कटा हुआ अकरम भाई का, नासिर भाई की आंख में गोली लगी हुई है, वो सब अपना विस्तार से बताएंगे ये बातें। इन सब के ऊपर ये दबाव आया हुआ है कि भाई जो आप महमूद प्राचा साहब के खिलाफ झूठी कंप्लेंट कर दो, जो कि हमारे संविधान के खिलाफ है। और ये केवल और केवल महमूद प्राचा साहब को झूठे केसों में फंसाने के लिए डिफरेंट आईपीसी के धारण, और इवन अब ये भी तैयारी करें कि भाई इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा भी हो जाए। हालांकि कानून पे हमें भरोसा है और मुझे गर्व है कि महमूद प्राचा साहब जो है मेरा केस लड़ रहे हैं और वो एक पैसा चार्ज नहीं करते। यहाँ से द्वारका कोर्ट में स्पेशल जाते हैं स्पेशल केस के लिए। इवन अभी 4 दिसंबर को चरखी दादरी जो यहाँ से करीब 1.25 किलोमीटर है, वहाँ भी महमूद प्राचा साहब केस लड़ने के लिए जाते हैं। वो मुस्लिम समाज का केस नहीं है, वो एक एससी समाज का केस है। तो जहाँ भी महमूद प्राचा साहब को मिलता है, भाई कोई भी आदमी नो मैटर वो किस धर्म का है, उसका वो जो है हेल्प करने के लिए जो लीगल जो प्रोविजन है, लीगल जो उसकी रेमेडीज है, उसको देने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ इनके ऊपर महमूद फैज़ सर के ऊपर ये दबाव है कि आप उनके खिलाफ कंप्लेंट करो, अगर वो सारा केस झूठा कराते ताकि उनको जो है दबाया जा सके। और जो ये भाई बैठे इनके सबके ऊपर ये बात आ रही है कि भाई या तो आप करो, अदरवाइज तो आपको गोली से उठा दिया जाएगा। हमें न्याय के ऊपर पूरा भरोसा है। और मैं और मेरी सारी टीम, मेरे एडवोकेट ब्रदर्स भी जो द्वारका से आज नहीं आ पाए हैं, छुट्टी थी, सारे के सारे जो है इस बात को सपोर्ट कर रहे हैं। इससे पहले भी क्या हुआ था, एक केस अगर आपको मालूम होगा कि अगस्त 2020 में ही उसमें भी एक फर्जी एफिडेविट आया था कि भाई वो फर्जी एफिडेविट जो है वो महमूद प्राचा साहब ने बनवाया था। नॉर्मली एडवोकेट का क्या रहता है कि हम जो हमारा जो लिमिट रहता है, हम केवल पार्टी को आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई ये पार्टी वो सेम है, वो हम उसके आईडी प्रूफ देख के आइडेंटिफाई करते हैं भाई ये है। अब इनके ऊपर ये एलिगेशन है वहाँ भी कि महमूद प्राचा साहब ने उस नोटरी से अटैच कराया था जो कि 3 साल पहले मर चुका, मतलब वो भी झूठा एफिडेविट। उसमें भी ऑलरेडी कोर्ट्स ने जो है कॉग्निजेंस ले रखा है और उसमें सीपी साहब को ये कह रहा है कि भाई इसमें एक्शन कीजिए। उसमें भी इन्होंने अभी तक बाई ने एफआईआर दर्ज नहीं की है, वो केवल इसलिए कि जो हमारा अधिकार है एंटीसिपेटरी बेल का वो खत्म हो जाएगा। कभी भी जैसे कल रेड की है, ऐसे कभी उसी चक्कर में उनको भी अरेस्ट करके और उनको भी जेल में डाल देंगे। मैं अभी थोड़ा एक्चुअली मैं अपनी मेरी ग्रीवेंस बहुत बड़ी थी इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले लिया। अभी मैं आपको जो है जो विक्टिम्स हैं जिनके ऊपर ये प्रेशर बना हुआ है भाई आप महमूद प्राचा साहब के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दीजिए ताकि हम अपना मकसद पूरा कर सकें। और अगर झूठी कंप्लेंट आपने नहीं दी महमूद प्राचा साहब के तो आप भी जो है इस दुनिया में नहीं रहेंगे और आपका भी जो है लोया जैसा हादसा हो जाएगा। जस्टिस लोया का आप सभी जानते हैं, उनके साथ में बोला आपका भी हो हादसा हो। तो मैं अभी जो है आप लोगों को बताऊंगा कि जो इंडिविजुअल है मेरे भाई वसीम भाई, वो अपनी बातें बताएंगे भाई उनका क्या ग्रीवेंस है, उनके ऊपर किस तरह दबाव है। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मैं करदमपुरी में रहता हूँ, सनी बाजार में। मैं दंगे में जब वो दंगा हुआ था तो वहाँ पर जो दंगा हुआ था उसमें जो मैं फंस गया था तो मुझसे ज़बरदस्ती पुलिस वालों ने जनगणना करवाया था। तो
तो उसके बाद फिर जब मैं घर आकर, अब मेरे को उन्होंने मारा भी था बहुत पुलिस वालों ने वीडियो में। तो जब मैं घर आया तो मैंने कुछ दिनों बाद FIR करवाई, तो थाने में FIR नहीं हुई। बहुत दिनों तक मैंने चक्कर काटे पर किसी ने सुनी नहीं, और वो मना करने लगे कि कोई तुम्हारी FIR नहीं होगी। फिर जब बहुत दिनों के बाद कोई FIR नहीं हुई, तो फिर हमने महबूब प्राचा साहब का एड्रेस मिला, हम उनके पास गए, तो फिर उन्होंने हमारी कंप्लेंट दर्ज करी और वो हमारी कंप्लेंट को मतलब केस को हमारे लगाया, और अब वो हमारे केस को लगा दिया है। तो जब नोटिस आया था थाने में, तो पुलिस वाले बार बार यही दवा बनाते हैं कि अपना केस वापसी ले लो और तुम्हें उठा लिया जाएगा, मतलब रास्ते में कभी मार दिया जाएगा कि तुम जिस केस के लिए लड़ रहे हो केस गलत है, तुम केस मत करो अपना, उस केस को वापसी ले लो। इसीलिए पुलिस वाले हम पे दबाव बनाते रहते हैं। और जो सर पे जो कल हुआ वो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। और जो उन्होंने पुलिस वाले हम पे दबाव बनाते कि यही कहते हैं कि तुम बार बार जिसके पास जा रहे हो वो भी फंसेगा और तुम भी फंसोगे, तुम्हें गोले से उड़ा दिया जाएगा। देखिए साहब, मेरा नाम मोहम्मद नासिर खान है और 24 तारीख को मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ। मेरे सामने एक भीड़ चढ़ के आई और मुझे शूट आउट कर दिया। मेरी एक आंख चली गई जभी, और उसके बाद जहाँ जहाँ मुझे न्याय की उम्मीद थी मैं वहाँ गया। SHO साहब के पास गया, भजनपुरे थाने में गया, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एक ईदगाह के अंदर हेल्प डेस्क लगा हुआ था, वहाँ गया। उन्होंने मेरे साथ बड़ी अभद्रता से बात करी, कहने लगे हम तुझे जानते हैं और तुझे पहचानते हैं। मैंने अपनी कंप्लेंट फोल्ड की और पूछा, मैंने कहा मेरा नाम बताइए, मेरी लोकेशन बताइए आप। तो वो चुप हो गए। मैंने कहा आप इसका नाम बदल के हेल्प डेस्क से इसका सोशल डेस्क रख दीजिए, और आप जिस सीट पे बैठे हैं आपको ये शोभा नहीं देता है जिस तरीके से आप मुझसे पेश आ रहे हैं। मैं एक विक्टिम हूँ, मेरी आंख चली गई है, उसके बाद आप मुझसे इस बिहेव में बात करेंगे। आपको तो एक तरीके से एक इंसानियत भी होनी चाहिए आपके अंदर कि भाई मेरे साथ क्या हुआ। जब फिर हमने रिटर्न में कंप्लेंट दी, जब 4 आदमी इकट्ठे हो गए तो उन्होंने प्रेशर डाला, तब उन्होंने जाके मुझे रिसीविंग दी। फिर हमने DCP साहब को भी भेजी मेल और हार्ड कॉपी भी भेजी, पोस्ट किया जॉइंट CP साहब के पास, कमिश्नर साहब के पास, गृह मंत्री साहब के पास, PMO साहब के पास। हर जगह से थक चुके, हमारे पास कोई नहीं आया। हम इतना थक चुके थे कि बस कि अब तो हम बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। उसके बाद फिर हमें एक आस जगी। मैंने प्राचा साहब के बारे में पहले ही पढ़ा था, वो मजलूमों की मदद करते हैं, मजलूमों के मसीहा हैं। SC ST और जो गरीब लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनका बिना पैसे के साथ वो हमारे साथ खड़े होते हैं। जो मजलूम लोग होते हैं उनके साथ हमेशा वो खड़े रहते हैं, और उनका सिर्फ अपराध यही है। उसी तरीके से ये सत्ताधारी जो लोग बैठे हुए उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि किस तरीके से इनको इंसाफ दिया जा रहा है। और हम तो इतने परेशान, और हमें कई बार तोड़ने की कोशिश की, कई बार मुआवजे का लालच दिया कि आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने कहा मुझे मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इंसाफ चाहिए। और फिर प्रेशराइज किया गया कि आपको जानते नहीं है इन लोगों के कनेक्शन कहाँ तक है। मैंने कहा जी कहाँ तक है आप बता दीजिए, जो कि इनके अमित शाह तक है। मैंने कहा मेरा संबंध भगवान तक है, जब वो मौत के मुंह में से मुझे निकाल सकता है तो इनकी क्या वैल्यू है। तो मुझे कोई डर नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि मुझे बोनस में जिंदगी दी है ऊपर वाले ने। और मैं इसी तरीके से उनसे बहुत प्रभावित हूँ और इसी तरह इंसानियत के साथ पेश आना चाहता हूँ। हर मजलूम की मैं भी मदद करना चाहता हूँ जिस लायक भी ऊपर वाले ने मुझे बनाया। और हर तरीके से ये लोग प्रेशराइज कर रहे हैं। जब सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे पता लगा कि एक मसीहा के साथ ऐसा हो रहा है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इतना मानते हैं, क्योंकि संविधान उन्हीं की देन थी और संविधान को वो फॉलो करते हैं और उसी संविधान के ऊपर हम चलते हैं। तो उसके बाद भी मतलब इस तरीके से प्रेशराइज किया जा रहा है, रात तक उनको टॉर्चर किया गया। इतना मतलब बहुत दुख हुआ हमें देखकर, इतना दुख हमने नहीं देखा कभी। क्योंकि जो लोग क्या कोई कभी कंप्लेंट वापस लेने की धमकी आई आपको? जी बहुत बार कंप्लेंट लेने की धमकी आई हमारे पास। पहले तो बोले कि आपको मुआवजा मिलेगा। मैंने कहा सर आप कौन सी अथॉरिटी है जो आप मुझे मुआवजा देंगे? पुलिस क्या मुझे मुआवजा देगी? आप मुझे इंसाफ देंगे? आपने मेरी जो मैंने नाम लिखे उसमें नाम दर्ज जो लिखे हैं, आपने उनको इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया, आपने उनको अरेस्ट किया। वो खुलेआम घूम रहे हैं, मुझे प्रेशराइज करते, धमकी देने के लिए आते। जब मेरे साथ ये अटैक हुआ उसके बाद होली थी, होली पर जश्न मनाने के लिए आए। होली का जश्न नहीं था, वो जो अटैक हुआ हमारे पास उसका जश्न था। और प्राचा साहब तो हमारे लिए बहुत एक मेरे लिए क्या, जो गरीब लोग हैं, जो मजलूम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो SC ST वर्ग जितने भी लोग हैं उनके लिए खड़े हुए हैं। क्या कोई ऐसी धमकी भी थी जिसमें महमूद प्राचा के खिलाफ झूठी? जी बिल्कुल, उन्होंने ये धमकी दी कि
इस वकील को छोड़ दो, नहीं तो मारे जाओगे मुफ्त में। पहले तो लालच से खरीदने की कोशिश की कि भाई तुम्हें मुआवजा दिला देंगे और उस वकील को छोड़ो, दूसरा वकील करा देंगे। वो किसी और वकील को का नाम बताया कि उस वकील से करा लो, कोई ऐसा था कुछ? नहीं, नाम तो नहीं बताया, पर प्रेशराइज कर रहे थे मुझे सर। और फिर जब मैं पैसों से नहीं टूटा तो फिर उन्होंने धमकी दी कि तुझे उल्टा मुकदमे में ला देंगे और तेरी नौकरी तक चली जाएगी, नौकरी तक खा जाएंगे तेरी। मैंने कहा जी मुझे जिंदगी प्यारी है और मुझे जिंदगी दी थी भगवान ने जहां मैं मौत के मुंह में था। क्या आपको लगता वो अपने पसंद के वकीलों को करवाना चाहते हैं कि उससे? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ये सर देखिए एक तरीके से जो एफआईआर हुई है उसमें वन साइडेड के लोग जिसमें मुझे इन्वॉल्व दिखा रहे हैं, जबकि मेरी कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं हुई। 156(3) में जब हम दर्ज के लिए गए तो ऑर्डर हो गए, एमएम साहब ने ऑर्डर कर दिए मेरे, और 24 घंटे का टाइम दिया कि आप इनकी 24 घंटे के अंदर वो एफआईआर रजिस्टर्ड कीजिए। मैंने फोन किया एसएचओ साहब को, मैंने कहा साहब अब तो प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए, अब तो मेरी एफआईआर दर्ज कर लीजिए प्लीज, ऑर्डर हो चुके। कहने लगे मेरे पास कोई ऑर्डर की कॉपी नहीं आई है। मैंने कहा रीडर साहब तो कह रहे हैं कि आ चुकी है, आप मना कैसे कर रहे हैं साहब? जी मेरा नाम साहिल परवेज है, मैं गोंडा में रहता हूँ। दिल्ली में हुए दर्दनाक दंगों में मैंने अपने वालिद को खो दिया। दंगाइयों ने मेरे सामने ही मेरे वालिद को गोली मारी और वहाँ से लेकर और अस्पताल तक एमएलसी एफआईआर जो मैं बोल रहा था वो नहीं लिख रहे थे, वो अपनी मर्जी से अपनी मनचाही लिख रहे थे। उसके बाद जब मैं घर वापस लौटा तो मैंने जिन लोगों को देखा था जिसने मेरे वालिद को मारा, कत्ल किया, उनके खिलाफ मैंने एफआईआर करनी चाहिए। तो मुझे बहुत डराया, धमकाया और मुझे बहुत धमकाने की कहा अगर तू एफआईआर कराएगा, उनके नाम लिखवाएगा तो तू अपना आप को भी खो देगा, वो तुझे भी मार देंगे। कानून से, संविधान से मेरा विश्वास उठ चुका था। हालांकि संविधान, कानून एक मुल्क की, एक देश की रीढ़ की हड्डी होती है। मैंने बहुत उनसे आजिज़ी करी कि सर मुझे इंसाफ दिलाइए, मेरे साथ खड़े होइए, मैं एक इंसान हूं, मुझे इस तरीके से मत देखिए। लेकिन वो माने नहीं। 1.5-2 महीने उन्होंने ऐसे ही खींच दिए, कभी मुझे किसी तरीके से टॉर्चर करने लगे, कभी किसी तरीके से। तो मैं प्राचा साहब के यहाँ आया, जहाँ की उन्होंने मुझे इस चीज़ का महत्व बताया। प्राचा साहब के यहाँ कोई लालच में नहीं जुड़े ना, प्राचा साहब ने कोई लालच दिया है कि तुम्हें पैसे मिलेगा, आगे जाके तुम्हारी शोहरत या इज्जतें बढ़ेंगी। कोई, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम मजलूम लोग हैं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, इंसाफ की गरज है। और आप सबसे भी यही उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे साथ इंसाफ के लिए ही जुड़े। आपको भी कहा गया कि मुकदमा वापस लेना प्राचा? जी बहुत तरीके से उन्होंने मुझे तरीके से डराने की कोशिश करी, धमकाया, बहुत लोग भेजे, कहीं लालच दिया पैसों का। अब महमूद प्राचा के पर जो दबाव डाला गया उसके बारे में आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों, आपको क्या लगता है? सर ये दबाव इसलिए डाला गया है जितने लोग हम इनके साथ जुड़े हुए हैं ताकि हम डर जाए, उनसे हट जाए, उनका साथ छोड़ दें। लेकिन ऐसा इंशाल्लाह कभी नहीं होगा, क्योंकि हमने तय कर रखा है सर, हमारी जान लगी हुई है सिर्फ अपने इंसाफ के लिए। मेरा नाम मोहम्मद मुमताज़ है, मैं खजूरी खास एक्सटेंशन का रहने वाला हूँ। 23 तारीख को जब दंगे हुए थे, स्टार्ट हुए थे, तो मेरी दुकान पर और चिकन रेस्टोरेंट था मेरा, तो 23 तारीख को तकरीबन 8 बजे मैंने देखा कि मेरी दुकान से 200 मीटर आगे 200-250 लोग जय श्री राम और दिल्ली पुलिस और जिंदाबाद और मोहन सिंह बिष्ट जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तो मैंने अपने भाई को भेजा, मैंने देखा भाई क्या हो रहा है, वहाँ जाकर देखना तो कुछ ऐसा माहौल है तो मैं अपनी दुकान बंद कर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। मेरे मकान मालिक ने भी कहा कि ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम दुकान खोल कर रखो। फिर उसके 5 मिनट बाद जब वहाँ से भीड़ आती है, जिसकी वीडियो मैंने बना रखी है, सब कुछ है मेरे पास, तो वो भीड़ मेरी दुकान पर आकर सबसे पहले पत्थरबाजी करते हैं, फिर उसके बाद लूटपाट करके मेरी आंखों के सामने मेरी दुकान को आग लगा देते हैं। जिस मसले में मैं दयालपुर थाने जाता हूँ वहाँ कंप्लेंट करने के लिए नाम दर्ज के साथ, जो सारे लोकल लोग थे वहाँ के दुकान में लूटपाट करने वाले, तो उनके खिलाफ मैं मुकदमा करने जाता हूँ। दयालपुर थाने के जो आईओ साहब थे, एएसआई हुकम सिंह जी, उन्होंने कहा कि आपकी एफआईआर जो लिखी जाएगी वो बिना नाम के लिखी जाएगी, नाम के साथ नहीं लिखी जाएगी। जी प्राचा साहब मुकदमा, हाँ जी सर, प्राचा साहब जब हमें पता चला कि हम लोग अब केस करेंगे तो हमारा केस कौन लड़ेगा, क्योंकि हमारे पास तो कुछ बचा ही नहीं है। तो फिर हमें किसी ने बताया कि प्राचा साहब फ्री ऑफ कॉस्ट केस लड़ रहे हैं आप गरीबों का। तो हम लोग किसी तरह प्राचा साहब से मिले तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग आपको इंसाफ दिलाएंगे।
तो हमने वहाँ से कंप्लेंट करवाई, जिसमें मेरे चाचा जी हैं महबूब आलम साहब, उनको अभी पिछले हफ्ते पुलिस ने झूठे केस में उनको वो मंडोली जेल में बंद कर दिया और उनको इतना टॉर्चर करा गया, उन्होंने मतलब मजबूरी में आके इतना मारा पीटा गया उनको कि आप केस वापस ले लो, नहीं तो आपके साथ और टॉर्चर किया जाएगा, आपकी फैमिली को बंद कर दिया जाएगा। और मेरे ऊपर भी बहुत दबाव आया गया, जिसकी वीडियो मैंने बनाई है। महबूब साहब के ऊपर इतना टॉर्चर करा गया, महबूब साहब खुद दूसरे अगेंस्ट की पार्टी, दूसरी पार्टी को मेरे घर पर लेके आ रहे हैं, करमपाल हैं जिसमें, और विधायक जी के जो मेन कार्यकर्ता हैं उन सबको मेरे घर लेकर आते हैं कि आप ये केस वापस ले लो और ये बोलो कि महमूद प्राचा जी ने आपका केस जो है झूठा करवाया है, इन सबको वापस लेके आपको जितना पैसा चाहिए हम पैसा देने के लिए तैयार हैं। तो क्या महमूद प्राचा के खिलाफ कंप्लेंट करने के लिए आपसे भी कहा गया? जी नहीं सर, मेरे से ये कहा गया कि आप महमूद प्राचा के खिलाफ कंप्लेंट करो कि इन्होंने मेरी एफआईआर गलत, मतलब जो भी दिया है सब गलत है, आप इनके खिलाफ मुकदमा करवाएं, हम आपको जो भी मुआवजा होगा हम आपको मुआवजा देंगे दुकान का और घर का। मेरा नाम फिरोज अख्तर है, मैं पहले से हैंडीकैप हूँ। 2015 के अंदर मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरी लेफ्ट टांग जो है वो खराब हो गई, मैं चल नहीं पाता। मैं मुस्तफाबाद ईदगाह के पास रहता था, अभी मैं वहाँ से शिफ्ट हो गया हूँ दिल्ली 6 के अंदर, क्योंकि मेरे को इतना प्रेशर किया गया है, इतना प्रेशराइज किया गया है मेरे को, मेरा केस ही रजिस्टर्ड नहीं हो रहा। पिछले 7-6 महीने तक मैंने कोई एफआईआर नहीं कराई, क्योंकि मेरे को पुलिस वाले बहुत परेशान कर रहे थे। फारूकिया मस्जिद में मेरे पर हमला हुआ था, मेरे सर के अंदर 90 टाँके आए थे, पूरा सर खुल गया था मेरा, और उसके बाद मुझे फेंक दिया गया था, हाथ तोड़ दिए गए थे, पैर में छर्रे लगे हुए थे, मस्जिद के अंदर बम वगैरह जो फेंके गए थे वो मेरे सामने फेंके गए सारे। कोई एफआईआर नहीं कराई थी, क्योंकि मेरे पैसे बहुत ज़्यादा था मेरे ऊपर, क्योंकि हम लोग दिल्ली से हैं तो वहाँ रहने के लिए गए थे, भी रिसेंटली कुछ ही टाइम हुआ था गए हुए। वाइफ ने बस एक 23 तारीख को एप्लीकेशन लिख के दी थी थाने के अंदर, ताकि एमएलसी मिल जाए हमें, जो लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के अंदर मेरा ट्रीटमेंट हुआ था, वो एमएलसी नहीं दे रहे थे मेरे को मुआवजे के लिए, वो कोई एफआईआर नहीं हुई मेरी। एमएलसी लेने के लिए थाने गए तो थाने वालों ने नहीं दिया। 5 महीने तक मैंने कोई एफआईआर नहीं कराई, वो जो एप्लीकेशन लिखी थी उसकी रिसीविंग रखी हुई थी। फिर ये खुर्शीद भाई हैं, ये मुझे ढूंढते हुए पता नहीं किस तरीके से आए मेरे घर पर, मुझे नहीं पता कैसे आए। इनको पता लगा कि शायद मेरी भी कुछ चोटें वगैरह लगी हैं और मैं हैंडीकैप हाथ से भी हो गया, क्योंकि मेरे हाथ भी बेकार हो गया। ये आए मेरे साथ और उन्होंने कहा कि आपने कोई कंप्लेंट की है? मैंने नहीं, मैंने कोई कंप्लेंट नहीं की। तो उन्होंने कहा कि आप एक बार महमूद प्राचा जी से मिलो तो शायद वो कुछ करें। मैं इनके साथ ही वहाँ गया महमूद भाई के पास, और जाके मैंने उनको बताया, निजामुद्दीन गया उनके ऑफिस और जाके बताया कि सर मेरा ऐसा सब हुआ है। तो उन्होंने मेरे बयान वगैरह लिए, उन्होंने कहा आपने कोई थाने के अंदर कोई एफआईआर कराई है? मैंने सर मैंने कराई तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। थाने के अंदर से पुलिस वाले मिस्टर घनश्याम का फ़ोन आता है मेरे पास, और वो मेरे को परेशान करते हैं कि अपनी एप्लीकेशन जो लिखाओगे उसके अंदर कोई नाम मत लिखवाओ, हम आपको एमएलसी दे देंगे। तो 7वें महीने के अंदर मेरी एप्लीकेशन लिख के महमूद प्राचा जी ने वो स्पीड पोस्ट की थी। उसके बाद मेरे पास 2 बार पुलिस वालों ने हमला किया, मेरे घर के अंदर घुस गए, मेरी वाइफ को बदतमीजी की, मेरे बच्चों से बदतमीजी की, मैं घर में नहीं था। फिर मैंने कॉल की, मुझे मालूम नहीं था करना क्या है, तो मैंने महमूद सर के ऑफिस में फ़ोन किया, और मैडम जी उन्होंने बताया कि SHO साहब को मैसेज करो। तो मैंने SHO साहब को मैसेज किया कि मेरे घर के अंदर कुछ अज्ञात लोग घुस आए हैं। मैं कुछ भी नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं है कि लॉ क्या है। ये सिर्फ महमूद प्राचा जी जो मुझे बता रहे थे, जो उनका ऑफिस स्टाफ है वो बता रहा था कि कैसे करना है। जब उनको ये पता लगा पुलिस वालों को कि मेरा केस महमूद प्राचा जी लड़ रहा है, अब उन्होंने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया। 1:30 बजे के टाइम मेरा बेटा काम पे से आ रहा था, उसको मारा लड़कों ने दयालपुर के अंदर ही, जो अग्रवाल स्वीट से वहाँ पर मारा उसको, उसके दांत वगैरह हिल गए, पूरे दांत तोड़ दिए उसके, थोड़ा सा ये कि हिल गए थे, काफ़ी मारा था। उसके बाद 2 बार मेरे को पकड़ा रात में, एक बार मेरे को बाइक पे से फेंक दिया, मैं चल नहीं पाता तो स्कूटी वगैरह पे चलता हूँ, एक बार मेरे को लात मार के फेंक दिया, और मार के फेंक के गए अपना केस वापस ले ले, अपना केस वापस ले ले। इसके लिए फिर मैंने महमूद सर को फ़ोन किया, मैंने सर ऐसे बात है क्या करा जाए। तो उन्होंने कोर्ट से मेरे को एमएलसी के लिए कहा और मेरी एफआईआर के लिए कहा। तो कोई धारा होती है इसके खिलाफ जो एफआईआर लिखी जाती है कोर्ट के थ्रू, मुझे मालूम नहीं क्या होता है, 156 होती है, हाँ वो होती है। उसके मेरे पास कॉल आ रही है, और उसके बाद मेरे पास दोबारा कॉल आती है थाने से, नाम पता नहीं क्या बताया था उन्होंने, कहते हैं कि अगर तुम केस लड़ रहे हो तो तुम वकील चेंज करा दे तुम्हारा। अब मेरे को पहले ही वकीलों के बारे में नहीं मालूम, लॉ मालूम ही नहीं मेरे को, मैं इतना चला भी नहीं। तो मुझसे कहते हैं कहाँ तुम धक्के खाओगे इतना, हम आपको वकील देंगे। आपने बयान दिए हैं, इसमें कौन कौन से बयान ऐसे हैं जो कि महमूद जी ने लिखवाए आपसे,
कौन कौन से बयान इसमें ऐसे हैं? मैंने कहा सारे बयान वो हैं जो मेरे साथ हुआ है, मैंने वो बयान दिए हैं। तो उन्होंने कहा कि अब इसमें कुछ तो लाइनें ऐसी होंगी जो महमूद भाई ने आपके मुंह में डाली होंगी, कुछ तो लाइनें ऐसी होंगी। मैंने कहा वो मेरे मुंह में क्यों डालेंगे, वो वहाँ मौजूद थे। जो भी स्टेटमेंट है वो मेरा अपना है। तो कहते हैं अगर हम इसमें कुछ लिखवाना चाहें कि तुम एक तो हैंडीकैप हो, तुम्हारा घर भी नहीं है, रेंट भी चढ़ा हुआ है, काफ़ी कर्जे भी हो गए तुम्हारे ऊपर, ट्रीटमेंट भी आपको प्राइवेट हुआ है, तो अगर हम कुछ मदद करते हैं, मैंने क्या हेल्प गवर्नमेंट की तरफ से होगी, अगर एमएनसी दे दोगे आप, तो कहते हम अगर हेल्प करते हैं आपकी, तो हम जो कुछ कहेंगे वो इसमें ऐड करवा दोगे। मैंने ये एफआईआर मेरी हो गई है, मैंने लिख दिया, बयान दे दिया, उसके बाद अगर तुम मुझसे कुछ कहोगे वो मैं नहीं कर सकता, ये मैंने लिख दिया, बयान दे दिया। उसके बाद भी मैं वो एक बार रात को 12:30 बजे के टाइम में बच्चे के लिए छोटा बेटा है मेरा 5 साल का, फिर मैं बाहर से निकाल रहा था, वहाँ मुझे गालियाँ बकी लोगों ने दयालपुर की साइड में, तो वापस आ गया। तो उससे कहते हैं कि एक आधी दिन हो जा रहा है, कुछ दिन के बाद तेरे को करेंगे क्या, नहीं तो अपनी एफआईआर वापस ले ले, वरना जो हम कह रहे हैं। तो मैंने कहना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं हम कुछ चाहते हैं कि एफआईआर के अंदर ये साबित हो जाए कि इसमें कुछ जो है गलती जो है तुम्हारी नहीं है, ऑफिस की तरफ से कुछ वर्ड डाले गए हैं। किसके ऑफिस की तरफ से? पराचल जी, एफआईआर तो पराचल जी की तरफ से लिखी गई है ना, वहाँ पर उनके ऑफिस में, उनके ऑफिस की तरफ से कुछ वर्ड डाले गए हैं इसके अंदर। मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले 1.5 महीने से मेरे को फॉलो कर रहे हैं कि हम कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं इसके अंदर, ये अंदर मेरी एफआईआर तो हुई नहीं है, क्योंकि ऐड करवाना चाहें तो कर दोगे, तो वो उसके लिए प्रेशर डालता है मेरे पास। वो ऐड क्या करवाएंगे, शायद यही होगा कि शायद पराचल जी के झूठा मुकदमा हुआ है या आपसे जबरदस्ती ज्वाइन करवाया है, कुछ भी हो सकता है, वो टीचर उन्होंने मुझे बताया नहीं है। फिर वो एक बार रात को 12:30 बजे के टाइम में बच्चे के लिए छोटा बेटा है मेरा 5 साल का, फिर मैं बाहर से निकाल रहा था, वहाँ मुझे गालियाँ बकी लोगों ने दयालपुर की साइड में, तो वापस आ गया। तो उससे कहते हैं कि एक आधी दिन हो जा रहा है, कुछ दिन के बाद तेरे को करेंगे क्या, नहीं तो अपनी एफआईआर वापस ले ले, वरना जो हम कह रहे हैं। तो मैंने कहना क्या चाहते हैं, वो कहते हैं हम कुछ चाहते हैं कि एफआईआर के अंदर ये साबित हो जाए कि इसमें कुछ जो है गलती जो है तुम्हारी नहीं है, ऑफिस की तरफ से कुछ वर्ड डाले गए हैं। किसके ऑफिस की तरफ से? पराचल जी, एफआईआर तो पराचल जी की तरफ से लिखी गई है ना, वहाँ पर उनके ऑफिस में, उनके ऑफिस की तरफ से कुछ वर्ड डाले गए हैं इसके अंदर। मैंने इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे मजबूर हो गया, वहां से शिफ्ट होके वापस आना पड़ा, यहाँ दिल्ली में वापस आ गया। अभी आपके सामने अभी मेरे को 8 दिन ही हुए हैं शिफ्ट हुए, अभी मुझे 8 ही दिन हुए हैं शिफ्ट हुए। किसके खिलाफ धमकी के लिए? पुलिस वालों की तरफ से। मेरे पास एसएचओ साहब का मैसेज, जो मैंने उनको मैसेज किया था उसकी रिकॉर्डिंग वो भी है, कॉपी रखी हुई है मेरे पास। उन्होंने रिसीव किया है, वो परानी जी की ऑफिस के अंदर लेडी है, उन्होंने बताया था कि आप एसएचओ साहब को मैसेज करो, जब वो रिसीव हो जाए तो जब ब्लू टिक हो जाए तो मुझे मैसेज कर देना कि हाँ जी इनके पास स्क्रीनशॉट लेके भेज दो। तो मैंने उनको मैडम को भेजा है, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन जो है वही देते हैं कि ऐसे क्या है, तुम ऐसे कर लो, अगर ऐसा होता है तो ठीक है। लेकिन जो बयान के बारे में पुलिस वाले मुझसे कहते हैं बयान बदल दो या हम कुछ ऐड करना चाहें जिससे इनके पास कोई प्रेशर पड़े या कुछ, मुझे नहीं मालूम क्या करना चाहते हैं वो, क्योंकि ये मेरे को 1.5 महीने से फॉलो कर रहे हैं पुलिस वाले, पिछले 1.5 महीने से मेरे को फॉलो कर रहे हैं कि हम कुछ ऐड करवाना चाह रहे हैं इसके अंदर, क्योंकि अंदर मेरी एफआईआर तो हुई नहीं है, क्योंकि ऐड करवाना चाहें तो कर दोगे, तो वो उसके लिए प्रेशर डालता है मेरे पास। वो ऐड क्या करवाएंगे, शायद यही होगा कि शायद पराचल जी के झूठा मुकदमा हुआ है या आपसे जबरदस्ती ज्वाइन करवाया है, कुछ भी हो सकता है, वो टीचर उन्होंने मुझे बताया नहीं है। अभी खुर्शीद सैफी भाई आपको बताएंगे कि उनके साथ में क्या हो रहा है। मुझे 25 तारीख को फारूकिया मस्जिद पर पकड़ लिया गया था, मस्जिद के अंदर, जहाँ मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ कि मेरी एक आँख चली गई और ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक सारा टूटा हुआ है ये। तो वहाँ पर जब कोई देखने वाले नहीं था, हमारे वालिद साहब हैं वो बीमार रहते हैं बेचारे, हार्ट के पेशेंट हैं, तो करने वाला कोई नहीं था। फिर जाकर पता चला कि ईदगाह में कैंप लगा हुआ था, तो वहाँ जाकर कंप्लेंट वगैरह लिखाई, वहाँ भी कोई कंप्लेंट वगैरह नहीं लिखी गई। फिर बाद में कुछ और हमारे कॉलोनी के थे, उनको भी चोट वगैरह लगी थी, तो उन्होंने बोला कि वो निज़ामुद्दीन पर ऑफिस है महमूद पराचा जी का, वहाँ चलते हैं। मैं तो जाने की कंडीशन में था नहीं, लेकिन हमारे वालिद साहब ने जाकर वहाँ कंप्लेंट वगैरह लिखवाई। फिर यही था कि उन्होंने मुझे मस्जिद के अंदर पकड़ा, मारा। कॉलोनी के 3 लोग थे जिनको मैंने मारते हुए पहचाना, जिनके खिलाफ मैंने कंप्लेंट के अंदर नाम भी डाले हुए हैं। और उसके बाद जब वो कंप्लेंट वहाँ उन्होंने पहुँचा दी, तो वहाँ से पुलिस के यहाँ से डेली प्रेशर बनता था मेरे ऊपर
कि ये कंप्लेंट में से जहाँ नाम आपने लिखवाए हैं इनको जानते हो? मैंने कहा जानता हूँ। कह रहे नाम अगर इसमें से हट जाएं, वे तुमसे थाने से डेली आते हैं, वो कहते हैं कि दूसरी पार्टी थाने वाली बैठी है, आप थाने चलो। तो थाने चलने का पार्टी का मतलब क्या? प्लॉट जमीन के प्लॉट वगैरह बिकवाने के बुला रहे। वो क्या चाहते थे कि वो बयान बदल दे अपना। जो वहाँ के 3 लोग हैं वो बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हैं और काफ़ी आरएसएस के लोग भी हैं वो, और बीजेपी के नेता हैं। तो मैं उनकी बात तो मानी नहीं। फिर बाद में कहने लगे कि वकील कौन है? मैंने जी महमूद पराचा जी हैं। कह रहे कहाँ ऑफिस है? मैं निज़ामुद्दीन। कह तो एक काम करो, तुम्हारा वकील हम यहीं से करा देते हैं, वो भी कोई आपसे चार्ज नहीं लेगा, और इन वकील को छोड़ दो और इनके खिलाफ कोई बयान दे दो कि ये जो भी इनका केस जो तुम्हारे इसमें कंप्लेंट में लिखा हुआ है ये सारे नाम झूठे हैं। नहीं झूठे कैसे? देखा मैंने, चोट मेरा मारी है, तो वो कैसे लिख देंगे? बाद में बस ये हुआ कि वो अब तक आते हैं। फिर मैंने PSO के लिए डाली। उसके बाद भी पुलिस वाले डेली आज तक घर पे, कि मैंने दुकान कर रखी है किराने की छोटी सी, वहाँ पे डेली पुलिस वाले आते हैं। कह रहे तुमने बदला नहीं है, तुम्हारा देखा जाएगा, ये दुकान सब बंद करवा देंगे हम तुम्हारी। कह रहे तुम वकील बदल दो, महमूद पराचा जी के खिलाफ कोई रिपोर्ट उल्टा बयान दे दो झूठा, और हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। नहीं तो क्या है, जैसे कि अभी दंगा हुआ था, उस दंगे के चपेट में तुम्हें उठा के ले जाएंगे। हाँ जी, ये लड़ाई करी थी इन्होंने, इनको तुम्हें जान से मार देंगे। अकरम भाई हैं जिनके हाथ कटे हुए हैं, वो बताएंगे कि उनके साथ में क्या है, उनके ऊपर भी किस तरह का प्रेशर आ रहा है कि आप महमूद पराचा के खिलाफ जो है लिख के दे दो। कोई महमूद पराचा साहब ही सारे काम जो है गलत करवाते हैं, वही उनको कहते हैं, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं था। अकरम भाई बताएंगे अभी आपको। सभी न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया, यहाँ बुलाया। जैसे कि मेरे को कल पता चला कि महमूद पराचा साहब के ऊपर प्रेशर से, यानी कि वो इनके ऊपर वो डाला कि तुम झूठे मुकदमे यानी कि दर्ज करते हो और यानी कि केस चलाते हो। तो हमको इसका पता चला कि हम भी, ये हमारा भी केस लड़ रहे हैं, तो हमको इसके पता चलते हुए हम भी आए, क्योंकि हम पे भी दबाव बनाया हुआ था। हम दिल्ली दंगे पीड़ित हैं, जिसमें मेरे हाथ एक जा चुका है, दूसरा मेरा भी बिल्कुल बेकार है। उन पे मेरे पे बहुत प्रेशर बनाया हुआ था। अभी तक 10 महीने हो चुके हैं, मेरी अभी तक FIR नहीं हुई है, क्योंकि मेरे को पुलिस वालों ने इस बारे में मेरे को बहुत धमकाया कि पहली बार तो 5-6 महीने बाद तो मेरे पास आए, तो मेरे से कह रहे थे आप कहाँ पर हो, जब तुम पे सारा पता है तो तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो अनजान की तरह, बिना, एक तो ड्रेस में वो आए थे सिविल ड्रेस में, कि जैसे कि अनजान बनने हो, कि डराने के लिए कि पैसे का लालच है, यानी कि केस बदल दो, इस तरीके से कि आप झूठे मुकदमे यानी कि लिखवा रहे हो। जैसे हमें को कल पता चला महमूद पराचा साहब के ऊपर, यानी कि ये कंप्लेंट इन्हों के ऊपर वो छापा डाला है कि आप यानी कि झूठी कंप्लेंट बनाते हो। तो हम उसके बारे में यहाँ पर आए कि जैसे कि हमको भी इस बारे में भी हमको धमकाया गया था कि आप यानी कि इसको FIR को जो हमने नाम दर्ज करा रखी है कि उसको चेंज कर दो, जिससे कि अभी तक हमारी FIR नहीं हुई है, क्योंकि वो लोग अच्छे हैं और उन पर विश्वास है। हमको और लोगों से भी पता चला कि वो अच्छा केस लड़ते हैं, जिसमें कि मेरा हाथ जा चुका है राइट, और दूसरा भी मेरा बेकार है, पेट का भी मेरा बिल्कुल बेकार है। मेरा भजनपुरे का, मुस्तफाबाद का रहने वाला हूँ मैं, और मैं मोहन नर्सिंग होम के सामने से मेरे को बम मारा है, और जो लोग हैं मैं उनको पहचान, नाम दर्ज मेरी FIR है, अभी तक उन पर कोई एक्शन नहीं हुआ। 10 महीने हो चुके हैं, जिसमें मैंने फिर 156 फाइल लगवाई है महमूद पराचा साहब, जो हमें पता चला कल ये दुर्घटना हुई है, तो फिर हम उसके खिलाफ यहाँ पर आए हैं। मेरा नाम मोहम्मद सलीम है, गोंडे का रहने वाला हूँ। D57 मकान नंबर है मेरा। 24 तारीख को मेरे घर पर काफ़ी लोगों ने, जो इलाके के लोग हैं, उन्होंने पथराव करा, बमबारी करी, गोलियाँ चलाई, यहाँ तक कि आग के गोले भी फेंके, जिससे हमने उनकी वीडियो वगैरह बना दी। घर के अंदर से हमने मतलब वो वीडियोज़ वगैरह हमारे पास सब चीज़ें बनी हुई सब हमने दी। मैं अपनी कंप्लेंट कराने के लिए 1 मार्च को गया थाने में गया, तो उन्होंने कंप्लेंट लिख के रख दी। मैंने कहा जी मेरे, फिर उसके बाद फ़ोन आता कि तुम थाने आ जाओ। मैंने कहा मैं तो इस समय काम पे चला गया, तो मुझसे अपशब्द करके बोले गए। फिर मैं किसी काम से अपना चला गया। उसके बाद में जो है 10-15 दिन ऐसे निकल गए, वो कर्फ्यू वगैरह से लगे था मैं तरफ, तो हम उसमें अपने घर से निकल गए थे। तो फिर उसके बाद में मैं जब ये कंप्लेंट का नंबर आया तो मैं उनसे बात करी, तो उन्होंने कंप्लेंट लिखने को मना कर दिया। कहने लगा ऐसे तो तुम कोई सुप्रीम कोर्ट के जज जब अपनी थोड़ी है तो कंप्लेंट नहीं लिख दी जाएगी। मैं सर, मेरे साथ में जो हादसा हुआ है मैंने उसकी आपको वीडियो भी दी है, और जो लिखवाई भी और नाम भी लिखवाया मैंने उन बंदों इलाके के जो लोग हैं उनके सबों का नाम लिखवाया, जो RSS के और जो बजरंग दल के लोग हैं उनके सबों का नाम लिखवाया। फोटो है मेरे पास, फुटेज देंगी मैंने सब दिया आपको जनाब, आप उसके आधार पर कीजिए।
तो उन्होंने उस चीज़ को नहीं करा अभी तक। होते तो काफ़ी टाइम हो गया। उसके बाद में फिर ऐसे ही पता चली क्या जनाब के पास ऐसे थे लोग, महमूद पराचा के साहब के पास पता चल गया कि ऐसे थे वो केस लड़ रहे हैं। तो हम भी इनके पास आ गए, हमने इनसे अपनी ये दिखाया उनके जनाब हमने ऐसे इनकी ये कंप्लेंट कर रखी, हमारी अब तक कोई कंप्लेंट जो है रिसीव नहीं हो पाई और ना हमें कोई इसका कोई जवाब मिल पाया। तो उन्होंने क्या करा, जब मेरी कंप्लेंट हो गई तो मेरी 19 तारीख थी 56-103 की, तो मुझे रास्ते में से उठा लिया और उठाने के बाद में मेरे ऊपर मुकदमे बना दिया, मुझे जेल भेज दिया। फिर जेल में जब चला गया उसके बाद में 3 मुकदमे और दिए, तो मेरे ऊपर 5 मुकदमे कर दिए। अब जब मैं पैरोल पे आया वहाँ से रमज़ानों में, तो उसके बाद में 15-20 लोग आते हैं मेरे घर पर, कहते हैं तूने जो कंप्लेंट करी इस कंप्लेंट को वापस ले ले, तेरा भी काम ऐसे हो जाएगा जैसे कि तुम्हारे इलाके में हुए लोगों के। मैंने कहा भाई मैं कंप्लेंट वापसी क्यों लूँ, जो मैंने लिख दिया और दे दी मैंने, अभी तो कोर्ट का काम है। तो उन्होंने इसी तरीके से आएंगे, पुलिस वाले आते हैं, राकेश कुमार जी हैं जाफराबाद थाने के, वो आते हैं, वो इस तरीके से कहते हैं कि तूने खामखा ये अपना आपको फंसना चाह रहा है, ये है वो है, तू महमूद पराचा के पास साहब के पास चला गया, वो क्या करेंगे। मैंने कहा जनाब मुझे तो इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए। कहने लगा उनसे वहाँ से कंप्लेंट वापसी ले लो, उनके खिलाफ एक काम करो, उनके खिलाफ लिखवा दो कि हमसे इन्होंने गलत अपने आप से लिखा के और हमसे कराई। मैं तो खुद लिख के दे के आया हूँ, महमूद पराचा साहब ने थोड़ी लिखवाई है मेरी, मैं तो खुद लिख के देकर अपना हाथ से अपना लिखवा के दे के आया था थाने में खुद ही। तो इस तरीके से बार बार आते हैं और मेरी इसमें जो मेरी 56-103 में मेरे ऑर्डर भी हो गए थे, उसके बाद में फिर उस पर स्टे ले लिए गए। तो ये मेरे साथ में हादसा हो रहा है और मेरे को जो ना ऐसे ही आने घर पे बच्चों को कभी हमें ऐसे आने के पीछे टोर से करते रहते हैं। अभी कोई दबाव है आप पर जी, कि ये मुकदमा वापस ले लो? मेरे पास तो रोज ही दबाव रहता है जनाब, मैं तो घर से भी दूर रह रहा हूँ इस समय। मेरे पास तो ऐसी बातें आती है कि बस अन्य लोगों से तुम्हारा काम हो जाएगा, नहीं तो तुम इस कंप्लेंट को अपनी वापसी ले लो। यानी पुलिस से डर करके आपने अपना घर छोड़ा हुआ है? बिल्कुल जी, ताले लगा के मैंने अपने घर के अंदर, मेरे कैमरा में भी आ जाते हैं, मैं कैमरे मैंने लगवा दी थी डर के मारे। मैंने अपने घर में आगे पीछे ताले लगवा के ताले खोलता हूँ, अंदर घुसता हूँ मैं। अभी बहन समीना है हमारी, वो बताएंगी उनके साथ में भी क्या हो रहा है, उनके ऊपर भी किस तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं। अगर भाई आप महमूद पराचा साहब के खिलाफ जो झूठी कंप्लेंट कर दो। मेरा नाम सलीम है, मैं भजनपुरे में रहता हूँ और ये दिल्ली दंगे जो हुए थे इसमें मैंने मेरे को जो इंस्टाग्राम मेरा घर है उस पर जो पथराव वगैरह किया गया था, उधर से गोलियाँ चलाई गई थी, तो मैंने उसकी कंप्लेंट करने के लिए थाने गया तो वहाँ मेरी कंप्लेंट एक्सेप्ट नहीं की। तो उसके बाद में फिर मैं परेशान होने के बाद महमूद पराचा जी के गया, वहाँ मैंने अपनी कंप्लेंट करवाई। उसके बाद में जो इसके नाम मेरे पास जो कुछ फोटोज वगैरह थे कैमरे में दिल्ली दंगों के, तो मैं ISPD से जा रहा था तो 2 लोग जो मोटरसाइकिल पे थे तो मेरे को जो यहाँ गन लगा के और मेरे से मोबाइल ले लिया कि इसके अंदर जो फोटोज वगैरह हैं जो दंगे की जो हमारे खिलाफ है वो मोबाइल ले गए। उसके बाद में 12 तारीख का वाक़या, 13 तारीख को जो मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, तो मुझे तो जो शक नहीं पूरा यकीन था कि इन्हीं लोगों ने करवाया था, बहुत भयानक एक्सीडेंट था। उसके बाद में 2 पुलिस वाले जो है थाना भजनपुरे से आते हैं कि भाई ये अपनी कंप्लेंट जो तुमने कराई है पराचा जी के यहाँ वो वापसी ले लो। भाई क्यों ले ले वापसी, तो काफ़ी प्रेशर हुआ हमारे पे। तो महमूद पराचा जी का जो ये मैंने कल देखा तो ये बहुत जो है इसके अंदर बड़ी दुख और तकलीफ वाली बात है। उसके बाद में जो है इनको भी, मैं तो फील्ड में जब चला जाता हूँ इन्होंने मुझे बताया कि कुछ लोग आते हैं बार बार के भाई आप जो है महमूद पराचा जी के यहाँ जो कंप्लेंट कर रखी है, महमूद पराचा जी जो है इसके अंदर झूठी कंप्लेंट बनाते हैं और आप जो है कोई दूसरा वकील कर लो। भाई क्यों कर ले दूसरा वकील भाई, क्योंकि कंप्लेंट वही केस है जिसमें जर्नलिस्ट की पिटाई हुई थी, क्या ये वही पत्रकार की पिटाई हुई थी? पत्रकारों की पिटाई हुई थी? जी वो जरा ठीक से बताइए क्या क्या हुआ। तो उसमें जो है इसके नाम जब हम लोग ये लोग थाने गए, मैं तो था नहीं, तो मेरी एक छोटी बेटी है तो वो इनके साथ गई थी, तो इनकी कंप्लेंट भाई उन्होंने जो है ली नहीं। तो थोड़ी देर ये तकरीबन जो है 8 बजे के 8:30 बजे के करीब गए थे रात में, तो इन लोगों को वहाँ 11 बज गए। तो मैंने इनको कॉल की कि भाई क्या बात हो गई, तो ये इनकी रोने की आवाज़ आई। मैंने क्या बात हो गई, कहने लगी इन्होंने 4-5 पुलिस वालों ने हमें मिलके मारा है। तो मैंने बेटी कहा है, तो कहने लगे बेटी को जो है ना वो उधर घसीट के ले गए पल्ली तरफ, जीने की तरफ। थाने के अंदर एक जीना बना हुआ है ऊपर जाने का,
उधर की तरफ ले गए। तो मैंने फिर मैं आऊँ देखने लगी नहीं, अभी आप बताओ, ये हो सकता है आपको पकड़ के बंद कर दें। तो वहाँ इनके साथ काफ़ी मारपीट करेंगे, इनको भी थप्पड़ मारा, मेरी एक छोटी बेटी है उसको भी थप्पड़ मारा। फिर हमने 100 नंबर को कॉल की, तो वो पुलिस वालों ने भी जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। अच्छा, आपका हाई कोर्ट में भी कुछ पेंडिंग है? जी जी जी। वो क्या है? वो मेरे पोते का जो इसके अगर मैंने अभी आपको बताया था ना कि जो 12 तारीख को मेरे से ISBD पे मैं जुमे की नमाज पढ़ के जा रहा था मीना बाजार। तो वहाँ पे कुछ लोग जो है मोटरसाइकिल पे हेलमेट पहने हुए थे, 2 लोग बिल्कुल पैक थे। तो मेरी गाड़ी की बराबर में, स्कूटी की बराबर में स्कूटी मोटरसाइकिल लगाई और मुझे साइड में रोक लिया। और रोकने के बाद कहने लगे कि इसके अगर सबूत थे मेरे पास जो मोबाइल है वो थे जिसके अंदर जो है दंगों की फोटोज वगैरह हैं वहाँ की, तो जो सबूत वगैरह तुमने इकट्ठे कर रखे हैं। तो मैं पहचान नहीं पाया। तो इतनी देर में जो पीछे लड़का एक बैठा हुआ था उसने यहाँ से पिस्टल निकाली और मेरे यहाँ रख दी। तो एक लड़के ने जो चला रहा था उसने जो उसके कहना ऐसे हाथ दिया और मोबाइल निकाल लिया और कहने लगे कि भाई समझा दियो अपनी घरवाली को भी, वो भी बहुत तेज जो उसके कहना चल रही है और कंप्लेंट वगैरह कराती फिर रही है। और हम जो इसके कहना जैसे दंगों में मारूफ को मार दिया, ऐसे ही जो कल को तुम्हें भी मार देंगे हम। ये रात को तो ये 12 तारीख की बात है। जस्ट 13 तारीख को मेरे को शादी में जाना था ओखला, तो वहाँ मेरा एक छोटा लड़का था, वो वहाँ से अपने बच्चों को कपड़े दिलाने आ रहा था, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। तो उसके बारे में भी फिर जो उसके 3 दिन बाद पता लगा हम लोगों के गली में से जो लोग निकल लेते जा रहे थे आ रहे थे ये लोग, क्योंकि देखो अभी तो थोड़ा हुआ है, अभी और ज़्यादा होगा। मेरा नाम हारून, मेरे भाई की आंख में गोली लगी थी, वो एक्सपायर हुआ। अब महमूद पराचर जी हमारे केस को देख रहे हैं। किस एरिया से है? गोंडा, सुभाष मोहल्ला गोंडा से। बॉडी कब मिले थे? 25 तारीख को। नाम क्या था? मारूफ। जिसका बताया कि मारूफ को मार दिया। जी जी। तो गोली मारने के बाद ही मर गए कि हॉस्पिटल में मर? शास्त्री पार्क और फिर LNJP। तो अब महमूद भाई आपका मुकदमा लड़ रहे हैं, आपको जी। किस तरह की धमकियां मिल रही वो? एक बार मेरे पास में कॉल आती है और मुझसे ये कहा गया कि आप लोग पूरे मोहल्ले के नाम अगर इकट्ठे करके दे दोगे तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम बंद कर देंगे। मैंने कहा सर जो हमारी सच्चाई है हम वो बता रहे हैं। तो हमसे ये बोला गया कि तुम तो पूरे एरिया के नाम लिख के हमें दे दोगे तो इसका मतलब हम तो जांच पड़ताल कर रहे हैं, अगर सच्चाई मिलेगी तो हम आपको जो है केस पे काम करेंगे, नहीं तो क्या कहते हैं आराम से बैठो। अगर आपको तसल्ली है, भरोसा है अगर दिल्ली पुलिस पे तो हमसे बात करो, नहीं तो कोई बात नहीं। जैसा आपके भाई के साथ में हुआ वैसा भी हो सकता है। लास्ट कब आए थे? जी कब आए थे लास्ट? पुलिस वाले आखिरी धमकी कब आई थी आपके पास? वो तो फ़ोन पर ही आई थी। एक दिन मैंने फ़ोन किया उनको, हमारी गली में कुछ लोग आए और मैंने फ़ोन किया उनको कि सर मेरे को गाली दे रहे हैं और जिनके नाम की कंप्लेंट कर रखी है वो परेशान कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं गली में खड़े होके। तो 100 नंबर पे ही मुझसे ये बोला गया कि आप अपनी कंप्लेंट लिखकर हमारे पास में थाने में लेकर आ जाओ। मैंने कहा सर अगर मैं थाने में लेकर आऊँगा तो मैं इनसे अपना भी नहीं निपट लूँगा, ये इतने सारे लोग हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि आप अपनी कंप्लेंट लिखकर या इनको ले आओ और या थाने में आके कंप्लेंट लिखकर दे दो। उस दिन की और आज तक मेरे पास में उनका फ़ोन नहीं आया। 100 नंबर की गाड़ी भी नहीं आई आपके पास? जी नहीं, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं। आपने देखा किस तरह से हुकूमत की एजेंसियां काम करती हैं, जालिम की तरह से मज़लूम का साथ नहीं देती और वो ऐसे वकील को रास्ते से हटाना चाहती हैं जो इंसाफ दिलाना चाहता है। महमूद पराचा के ऑफिस में जो रेड हुआ, उनका कहना है कि वो इन सभी मुकदमों को ख़राब कराना चाहते हैं। महमूद पराचा ने कई RSS के लोगों को भी जेल की सलाखों के पीछे कामयाबी के साथ पहुंचाया है। ये भारत का पहला ऐसा मुकदमा और ऐसा वाक़या है जिसमें RSS के लोगों को भी जेल की हवा खानी पड़ी है महमूद पराचा की कोशिशों के नतीजे में। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।